हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स का अगेन बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा संभावित क्वेश्चन करने वाले हैं। संभावित कहने का मतलब है इस साल एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या अंतर है। कई बार इसमें आपको एमसीक्यू देखने को मिला है एंड लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाता है तो सीधा भैया राइट शॉर्ट ऑन नोट नॉन हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं। अगर आप सिलेबस की बात करें तो जब चैप्टर नंबर 4 में आप आते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स का, तो चैप्टर नंबर 4 को दो पार्ट में बांटा गया है। एक है 4A जिसको हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के नाम से जान रहे हैं, दूसरा है 4B जिसमें आपको इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ना है। अगर 4A की बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आपको पढ़ना है, 4 और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये दोनों एनीमिया का ही प्रकार है ना। और फिर हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज आगे फर्दर लेक्चर्स में कवर करेंगे। अच्छा, हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का मतलब क्या होता है? अच्छा, हेमाटोलॉजी का मतलब क्या होता है सबको पता होगा? एक बार कमेंट में बताइए तो जिसको पता है। हेमाटोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो हेमाटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड। हीम वर्ड का मतलब क्या होता है? ब्लड, ध्यान रखना। तो ब्लड से जुड़ा हुआ डिसऑर्डर है, ब्लड से जुड़ा हुआ डिसऑर्डर्स है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एंड अनीमिया में मेनली क्या क्या होता है? अगर सिर्फ अनीमिया की मैं बात कर लूँ, अनीमिया के बारे में कोई एक लाइन बताओ, तो अनीमिया में खून की कमी होती है। किस चीज़ की कमी होती है? खून की कमी होना अनीमिया कहलाती है। किस चीज़ की कमी कहलाना? बताओ। खून की कमी कहलाना अनीमिया कहलाती है। ठीक है, किसकी कमी? खून की कमी कहलाना एनीमिया कहलाती है। अब एनीमिया एक होता है आयरन की कमी से, और एक होता है, आपको मैं बताऊंगा आगे फर्दर आपको पता चलेगा, विटामिन B12 की कमी से। तो जो आयरन की कमी से होता है उसको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं, एंड जो विटामिन B12 की कमी से होता है उसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। याद रखिएगा ये लाइन कि आपको कैसे क्या कुछ करना है। वैसे आपको अगर पूरे लेक्चर में बने रहेंगे तो 100% सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का मतलब क्या समझते हैं। कई बार आपके एग्जाम में आ जाएगा राइट शॉर्ट नोट ऑन हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, तो आप छोड़ेंगे तो नहीं। हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आल्सो नोन एज ब्लड डिसऑर्डर, इसी को हम लोग ब्लड डिसऑर्डर्स और हेमाटोलॉजिक डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं। यानी हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ही हम लोग ब्लड डिसऑर्डर, क्योंकि मैंने बताया ना हेमाटोलॉजी का मतलब ही होता है क्या? ब्लड। तो ब्लड डिसऑर्डर या तो हेमाटोलॉजिक डिसऑर्डर्स, ऐसा कंडीशन जहाँ पर क्या अफेक्ट हो रहा है आपका? बताओ क्या अफेक्ट हो रहा है आपका? ब्लड अफेक्ट हो रहा है एंड ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज, ब्लड जहाँ बन रहा है। जैसे आपका बोन मैरो, बोन मैरो आपको पता है ना, मोस्टली ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं? तो ये हिस्सा जो बीच वाला होता है इसको बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। इसके अंदर जो खाली खाली जगह है ना, यहाँ पे, तो यहाँ बोन मैरो में मेनली बनता है। तो ओवरऑल हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर में या तो ब्लड अफेक्टेड होगा या तो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज। कह रहा है ब्लड क्या है? द ब्लड इज अ वाइटल फ्लूइड, वाइटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट फ्लूइड है जो सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में। हाँ, अगर सर्कुलेट नहीं करेगा तो क्या होगा दिक्कत? अगर मान लो शरीर में खून जम गया, रुक गया, तो आदमी जिंदा रह जाएगा? नहीं रहेगा, क्योंकि आपका खून ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से आपके बॉडी में हर एक सेल को ऑक्सीजन मिलता है, हर एक सेल को न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कौन देता है? तो खून ही है, खून के माध्यम से ही वो फ्लो करता है। तो अगर आपका खून बहना बंद हो गया, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया, तो आपका उसी समय समझ लो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, न्यूट्रिएंट सप्लाई बंद हो गया। तो आप समझ लो कि बिना ऑक्सीजन के आप नहीं जिंदा रह सकते, तो आपका सेल कैसे? तो आपका बॉडी का कोई भी सेल ज़्यादा देर तक बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह पाएगा। न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का क्या इंपॉर्टेंट है सर? न्यूट्रिएंट्स मतलब मान लो पोषक तत्व जिसको आप कहते हैं ग्लूकोज, मान लो एक ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज आपके बॉडी के हाथ के सेल को भी अगर ऐसे ऐसे करना है तो इसके लिए भी इसको एनर्जी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है ना। तो यहाँ पर इसको ग्लूकोज चाहिए, तो वो ग्लूकोज पहुँचाएगा कौन? ब्लड पहुँचाएगा, ब्लड के माध्यम से जाता है। और ग्लूकोज को टूटने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज से काम नहीं होगा, ग्लूकोज से टूटेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब जाकर के एनर्जी का निर्माण होता है, एटीपी।
तो ग्लूकोज से एनर्जी बनने के लिए जो एटीपी का निर्माण होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो अगर ग्लूकोज पहुंचा हुआ है और ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो वो ग्लूकोज किसी काम का नहीं है, तो फिर वहाँ एटीपी नहीं बनेगा, एंड एटीपी नहीं मिलेगा तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। कैसे आपको एनर्जी नहीं मिलेगा तो आप धीरे धीरे खत्म होने लगोगे, वैसे आपका भी टिश्यू डेड होने लगेगा, तो फिर खत्म कहानी हो जाएगा। इसीलिए देखिएगा कई बार ऐसा होता है, जैसे सियाचिन के ग्लेशियर वगैरह में जो हमारे देश के वीर जवान फौजी लोग सेवा देते हैं, देश की रक्षा करते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर होता है, और कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से या फिर बिना ग्लव्स के पानी वानी में हाथ डाल देने से वहाँ का खून जाम हो जाता है। एंड खून जाम होने की वजह से क्या होता है, अगर मान लो हाथ में कहीं खून जाम हो गया तो वहाँ पर ऑक्सीजन मतलब सप्लाई बंद हो जाता है, न्यूट्रिएंट का सप्लाई बंद हो जाता है, एंड क्या होता है फाइनली वो जगह काला पड़ जाता है, और अंतिम में अगर जगह काला पड़ गया है तो अब उसको काट के निकालना पड़ेगा, उसको काट के हटाना पड़ेगा, अदरवाइज वो पूरे, मान लो यहाँ तक काला पड़ गया, आगे यहाँ तक सब कुछ सही है, तो इसको काट के हटाना पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ का सेल डेड होने लग गया, एंड डेड होगा तो वहाँ माइक्रोब्स ग्रो करेंगे। माइक्रोब्स मतलब क्या, सूक्ष्म जीव, एंड सूक्ष्म जीव ग्रो करेंगे तो आपके बॉडी के और भी ऑर्गन को इफेक्ट करेगा धीरे धीरे, इसीलिए उसको काट के हटाना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई खून का बहना, अगर खून नहीं बहेगा तो समझ लो कि मतलब ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा मतलब इसके बिना संभव नहीं है। समझ रहे बात को? हाँ, ध्यान रखना, ध्यान रखना। तो ब्लड एक वाइटल फ्लूइड है, इंपॉर्टेंट फ्लूइड है, जो पूरे बॉडी में थ्रू आउट सर्कुलेट होता है। क्या क्या डिलीवर करता है? न्यूट्रिएंट्स। क्या क्या डिलीवर करता है? न्यूट्रिएंट्स। क्या डिलीवर करता है? ऑक्सीजन। और क्या? हार्मोन। हार्मोन भी ब्लड के माध्यम से ही जाता है, एज वेल एज जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करने का भी काम करता है, क्योंकि जो आपका मान लो कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट बना उसको कहाँ लेके आएगा? लीवर में, एंड लीवर में नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया में कन्वर्ट होता है, फिर उसको किडनी लेके जाएगा, किडनी से फिर बाहर निकलेगा। तो ये काम होता है आपका ब्लड का। तो ब्लड में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया या ब्लड की कमी हो गई तो आपको समस्या तो आएगी, हाँ समस्या आएगी सर, ठीक है। तो अब जो आपके ब्लड की कमी को जनरली क्या कहते हैं? अनीमिया कहते हैं। ब्लड की कमी को क्या कहते हैं? अनीमिया कहते हैं, ध्यान रखना। एंड अगर आपके बात करें ब्लड की कमी क्या कहलाती है? अनीमिया कहलाती है। गुड। अब अनीमिया दो प्रकार का, एक है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और एक है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। दोनों एनीमिया को आज कवर करेंगे। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया है। अच्छा सर, आयरन का क्या रोल है? आयरन की कमी से कैसे हो जाएगा आपका एनीमिया? तो क्या सर यहाँ पर आयरन कौन सा, मतलब नहीं समझ में आ रहा है? चलो मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना। आप सभी लोगों को मैं एनीमिया के बारे में कुछ कुछ बात बताता हूँ, ठीक है। चलो देखो, थोड़ा सा घुमावल पेचीदा मामला है, लेकिन आप समझोगे तो समझ जाओगे, है कि नहीं? हाँ, ध्यान से सुनना। देखो, खून की कमी, अगर एनीमिया की मैं बात करूं तो एनीमिया के लिए दो चार लाइन यूज होगा, ANAEMIA। एनीमिया को जनरली आप लोग क्या कहेंगे? ब्लड की कमी। ब्लड की कमी तो भी सही है, ब्लड की कमी को एनीमिया कहते हैं। अब इसके लिए एक और सेंटेंस मैं इस्तेमाल करता हूं, उसके लिए बात करना। ब्लड की कमी, तो ब्लड में भी मेन कंपोनेंट क्या होता है बताओ? ब्लड में भी जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है जिसकी कमी हो जाती है? तो अनीमिया में जो ब्लड में मेन कंपोनेंट है वो RBC है। अरे वाह, क्या बात है, आप लोग तो जियो, क्या बात है, क्या बात है, एकदम RBC की कमी हो जाती है। अरे वाह, कौन कहता है कि APJ अब्दुल कलाम ही जो किए हैं? अगर भाई RBC बोलने में आप लोग को इतना टाइम लग गया, फटाफट बोलिए RBC, है ना? चलो, RBC की कमी, फटाफट आंसर दीजिए। अब RBC की कमी को भी तो एनीमिया कह सकते हैं। हाँ, ब्लड में मेनली RBC का काम क्या होता है सर? तो बताओ भैया, RBC का काम क्या होता है रेड ब्लड सेल का? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन O2 ट्रांसपोर्टेशन, तो O2 ट्रांसपोर्ट करने का मेन काम होता है। अच्छा सर, RBC का भी मेन कंपोनेंट, RBC में भी किस चीज़ की कमी हो जाएगी सर? तो RBC में भी कमी हो जाती है किस चीज़ की बताओ? तो RBC का में भी जो मेन कंपोनेंट है वो HB, हीमोग्लोबिन। अरे वाह, क्या बात है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की कमी को भी एनीमिया ही कहेंगे। और जितना मतलब देखो, सबसे पहला क्लास में आप थे, यानी बचपन में आपने पढ़ा खून की कमी, अब थोड़ा 11वां 12वां में आपने RBC की कमी को समझा, अब आज आप समझ रहे हैं हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन की कमी
मेनली हो जाती है एनीमिया में। एंड अब आप थोड़ा और डिटेल में आएंगे तो एक्चुअली हीमोग्लोबिन का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो हीमोग्लोबिन में जो मेन, हीमोग्लोबिन में दो चीज़ है, एक है हीम पार्ट और दूसरा है ग्लोबिन पार्ट। हीम पार्ट उसका आयरन कहलाता है, आयरन, आयरन मतलब Fe, ठीक है, IFE, और ग्लोबिन उसका प्रोटीन पार्ट है। तो यही आयरन जो है ना, यही आयरन जो आप देख रहे हो, ये आयरन जो होता है ना, हीम में जो आयरन है, हीमोग्लोबिन में जो आयरन है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में ना, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन को बाइंड करता है पता है? एक बार में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है। तो कारण, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितने होते हैं आयरन? 4 आयरन होते हैं। तो एक्चुअली हीमोग्लोबिन में जो बाइंडिंग साइट है ऑक्सीजन का, वो आयरन है। मतलब आप समझ सकते हो, हीमोग्लोबिन अगर कोई गाड़ी है इस तरीके से, तो उसमें 4 गो सीट लगा हुआ है, मतलब 4 गो आयरन है, उसी पे जाकर के ऑक्सीजन बाइंड करता है। तो एक हीमोग्लोबिन मात्र 4 ऑक्सीजन को ही कैरी कर सकता है, क्योंकि उसके पास 4 गो आयरन है, और आयरन उसका सीट है, किसका? ऑक्सीजन का, है ना। एक बस में मान लो 4 गो अगर सीट है तो 4 गो ना आदमी उससे ट्रांसपोर्ट करेगा। अगर बात करें हमारे यूपी बिहार का, तो फिर 4 गो क्या 40 गो जाएगा क्या? अच्छा, ऊपर भी पीछे भी लटक जाएगा। चलो चलो, वो वाला सिस्टम यहाँ नहीं होता है दोस्त, ठीक है। यहाँ पर 4 गो आयरन। तो आप समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन अफेक्टेड हो रहे हैं मेनली। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम यहाँ पर आयरन की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट क्या? आयरन। तो आयरन की कमी को भी हम लोग क्या कह देंगे? आयरन की कमी को भी क्या कह देंगे? ओवरऑल एनीमिया कह देंगे, ठीक है। हाँ, अब आपको समझ में, इसीलिए आप देखते होंगे इसके ट्रीटमेंट में फॉलिक एसिड का, आयरन की कमी भी आपका एनीमिया कहलाता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आयरन की कमी हो जाती है तो सबसे पहले क्या फील होगा सर? तो अनीमिया में अगर किसी को आयरन की कमी हो जाती है तो उसमें O2 ट्रांसपोर्टेशन अफेक्टेड होगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगा, एनर्जी नहीं बनेगा, क्योंकि एनर्जी जरूरी है, ऑक्सीजन की जरूरत है। तो अगर एनर्जी नहीं बनेगा तो आपका क्या होगा बताओ? मेनली क्या होगा? थकावट महसूस होगा। ऑलवेज अनीमिया के पेशेंट को मेन इसका सिम्टम है फटीगनेस, वो बहुत जल्दी थकेगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत कम ऑक्सीजन मिल रहा है, एकदम नहीं मिलेगा तो मरिए जाएगा, कम मिल रहा है, जिस वजह से उसको थकावट महसूस होगा, ऑलवेज वीकनेस महसूस होगा, वीकनेस महसूस होगा, कमजोरी महसूस होगी, ठीक है। आयरन की कमी हो गई। तो आयरन की कमी के लिए इसका जो ट्रीटमेंट अगर बात करें तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग उनके लिए फॉलिक एसिड का टैबलेट सजेस्ट करते हैं, फॉलिक एसिड का टैबलेट सजेस्ट करते हैं, क्योंकि फॉलिक एसिड एक्चुअली आयरन सप्लीमेंट के तौर पर, या तो आयरन सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आयरन की कमी हो गई तो क्या कहलाती है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्या कहलाती है ना। हाँ, जितने भी हेमेटिनिक एजेंट हैं आप समझ सकते हैं जो कि ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। अब है आपको ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहलाएगा। यहाँ वाली इतना गहराई में जाके बात बोला तब जाकर के आपको समझ में आया, अच्छा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अच्छा ऐसा होता है सर। तो फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होता है? थोड़ा दिमाग लगाओ। तो जो आपका आरबीसी होता है ना दोस्त, ये आरबीसी को मैच्योर होने के लिए ना, इसका मैच्योरेशन फैक्टर होता है, यानी कि आरबीसी को मैच्योर होने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? इसको ज़रूरत पड़ती है विटामिन B12 की। किसकी? विटामिन B12, जिसको आप साइनोकोबालामाइन कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? साइनोकोबालामाइन कहते हैं। तो इसको मेनली किसकी ज़रूरत पड़ती है? विटामिन B12 की, मैच्योर होने के लिए, यानी कि न्यूक्लियस को, मतलब आरबीसी को प्रॉपर मैच्योर होने के लिए विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट है। अगर मान लो विटामिन B12 की कमी हो गई, अगर विटामिन B12 की कमी हो गई, इसकी कमी हो गई, इसी को साइनोकोबालामाइन भी कहते हैं, इसी का रासायनिक नाम है। अगर इसकी कमी हो गई तो आरबीसी मैच्योर नहीं होगा, मैच्योर नहीं हो पाएगा, एंड इमेच्योर आरबीसी बनेंगे, है ना, इर्रेगुलर आरबीसी बनेगा, इर्रेगुलर आरबीसी, फिर वो भी सही नहीं है। तो उस कंडीशन में जो एनीमिया कहलाता है विटामिन B12 की, इसकी कमी अगर जो हो जाएगी, मैच्योरेशन फैक्टर है ना विटामिन B12, इसकी कमी हो जाएगी तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहलाएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहलाएगा। अब बताओ कितने बच्चों को समझ में आया? बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, है ना। इसकी कमी को क्या कह देंगे? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कह देंगे, है ना। हाँ, तो खून की कमी
एनीमिया, आरबीसी की कमी, एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया, आयरन की कमी, एनीमिया, लेकिन खास करके आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। आरबीसी का जो मैच्योरेशन फैक्टर, आरबीसी को मैच्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है विटामिन बी 12, जिसको साइनोकोबालामाइन भी कहते हैं, इसी को हम लोग साइनोकोबालामाइन भी कहते हैं। हो सके तो आप लोग ये वाला चार्ट बना के चिपका लेना, एग्जाम में बहुत अच्छा रहेगा, है ना। साइनोकोबालाइन की कमी हो जाएगी तो आपको इसी का रासायनिक नाम होता है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। समझ में आया? आ गया? हाँ, तो एक बार आप सभी लोग थोड़ा रफ पेज लेके बैठा करो, इस तरीके की चीज़ें हों तो आप लोग भी साथ साथ में थोड़ा नोट किया करो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको इसका नोट्स में ऐड कर दूंगा, आप टेंशन ना लो, इसको मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा। जिसको ये बात समझ में आ गया अभी सारा बात, तो आगे आप आगे उनका सफ़र बहुत सुहाना रहने वाला है ना। नहीं तो फिर वही वाला बात होगा, ओढ़ी के अचरा जवानी कैलू कचरा है ना। हाँ, जाहिर सी बात, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर वही वाली बात है ना। है ना। चलो स्टार्ट करें। चलो ध्यान से सुनना, मैंने चार्ट को ऐड कर दिया आपके पीपीटी में। अब ध्यान से सुनना, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, है ना। हाँ, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन टाइप है एनीमिया का। इट ऑकर्स व्हेन बॉडी डजंट हैव एनफ आयरन। अब तो आपको सब समझ में आ रहा होगा कि अगर आपके पास आयरन एनफ अमाउंट में नहीं है तो कह रहा है व्हेन द बॉडी डजंट हैव एनफ आयरन, आयरन की कमी हो जाती है। विच बॉडी नीड्स टू मेक हीमोग्लोबिन। देखो आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, है ना। हाँ, तो यानी याद ध्यान रखना कि विच बॉडी नीड्स टू मेक हीमोग्लोबिन, है ना। तो बॉडी को जरूरत है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। वेयर देयर इज नॉट इनफ आयरन इन द ब्लड, द रेस्ट ऑफ द बॉडी कैन नॉट गेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इट नीड्स। अब समझ में आया कि अगर आयरन नहीं होगा तो, क्योंकि हीमोग्लोबिन वो गाड़ी है जिसमें जो सीट बना है किसका बना हुआ है, वो आयरन का बना हुआ। अगर ये हीमोग्लोबिन है तो इसमें ये क्या है, 4 गो आयरन है, इसी से ऑक्सीजन बाइंड करेगा। अगर किसी में आयरन की ही कमी हो गई तो हीमोग्लोबिन सही से नहीं बन पाएगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, एंड फिर तो दिक्कत आएगी। वही बोल रहा है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन टाइप है एनीमिया का। ये इट ऑकर्स व्हेन बॉडी डजंट हैव एनफ आयरन, जब आपके बॉडी पास एनफ आयरन नहीं होता है तो आपको विच बॉडी नीड्स टू मेक हीमोग्लोबिन, जो कि आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप जब आपके पास एनफ आयरन नहीं होता है ब्लड में तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन का डिमांड फुलफिल नहीं होगा। एंड इट ऑकर्स व्हेन देयर इज लैक ऑफ आयरन इन द ब्लड, ये तब होगा जब आपके ब्लड में आयरन की कमी हो जाएगी। नॉर्मल ब्लड सेल ऐसा दिखता है आरबीसी, एंड आरबीसी रेड रंग का होता है, कारण क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन है। अगर आयरन की ही कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन उतना बनेगा नहीं, एंड हीमोग्लोबिन उतना नहीं बनेगा तो क्या होगा, देखो आरबीसी का रंग फीका पड़ गया ना, आरबीसी का रंग फीका हो जाएगा, क्योंकि क्या हो गया, हीमोग्लोबिन का मात्रा कम है। कौन है भाई, कौन है? सत्यम सैनी जी, आप लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर एकदम पक्के हो गए। सत्यम सैनी जी, आप लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा, कंप्लीट पढ़ाने के बाद अब रिवीजन करूंगा। जब पढ़ा रहा था 2 बार रिवीजन किया, चार्ट को 1 बार पढ़ाया, कितनी बार बताया चार्ट को, है ना। जब पढ़ा रहे थे तो कहाँ पे ध्यान रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो, क्योंकि पूरा टॉपिक पढ़ाना है दोस्त, एक ही टॉपिक में घिरे नहीं रहना है। ईटियोलॉजी ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो सारा छेद खोल के बैठा करो ताकि सब जगह से आवाज़ जाए और सुन पाओ। चलो, पहली बात है इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक। कोई बात नहीं सत्यम जी, मैं आपको समझा दूंगा बाद में, ले तो लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा। थोड़ा सा समय का अभाव है, मैं भी मजबूर हूँ, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, वैसे मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा बाकी सब बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक, इसका कारण क्या है, अगर आप सही से डाइट नहीं लेंगे, नॉट गेटिंग एनफ आयरन रिच फूड लाइक मीट, बीन्स और लीफी ग्रीन्स। कहने का मतलब अगर है आप एनफ आयरन रिच फूड, आयरन रिच फूड जैसे कि मीट, बीन्स, लीफी ग्रीन्स, ग्रीन जो साग सब्जी वगैरह होता है, मीट वगैरह नहीं खाओगे, बीन्स वगैरह नहीं खाओगे, जो कि आपको अच्छा आयरन का सोर्स है, तो फिर दिक्कत है, फिर दिक्कत है। उसके वजह से हो सकता है इंक्रीज्ड आयरन नीड, है ना, आपको आयरन की रिक्वायरमेंट अगर बढ़ गई, कहता है सर्टेन लाइफ स्टेज जैसे कि प्रेगनेंसी में
देखना प्रेगनेंसी में जैसे ही 2-3 महीना होता है महिला को फॉलिक एसिड का टैबलेट चलने लगता है, क्योंकि महिला में ना अब वही खून से उस बच्चे का भी पालन पोषण होना है ना। तो उस कंडीशन में महिलाओं में आयरन की कमी नहीं होती, आयरन का डिमांड बढ़ जाता है, रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, और महिला खा तो उतना ही रही होती है, क्योंकि देखो जो घर परिवार, बड़े घर परिवार की औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, तो उनको तो बहुत अच्छा सुविधा मिल जाता है। जैसे हम लोग की मम्मी लोग बताती है, हमरो सास ने जब मम्मी प्रेगनेंसी में थी, मम्मी जब मैं माँ के गर्भ में था, तो मम्मी कहानियाँ सुनाती है, हम लोगों के टाइम पे ऐसा था कि इतना ही दुख और इतना कष्ट की चटनी भात खा के दिन काटते थे, है ना। तो एक्चुअली वो तो फॉलिक एसिड का टैबलेट भी नहीं खाई थी, जब खाना नसीब नहीं तो फॉलिक एसिड टैबलेट तो दूर की बात है कि नहीं। तो वैसे कंडीशन में फॉलिक, क्योंकि खाना तो वही रहता है महिलाओं का, तो फॉलिक एसिड का टैबलेट स्टार्ट कर दिया जाता है ताकि बच्चे का ग्रोथ वगैरह मैचुरेशन अच्छे से हो, है ना। या तो मेंस्ट्रुएशन में हैवी ब्लीडिंग हो जाए तो उस कंडीशन में भी होता है। रैपिड ग्रोथ इन चिल्ड्रन, इंक्रीज बॉडी नीड्स फॉर आयरन, अलग अलग टाइप में रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पर आपको आयरन की रिक्वायरमेंट होती है ये नहीं। फिर है ब्लड लॉस, अगर आपको हो जाए, लॉसिंग ब्लड थ्रू हैवी मेंस्ट्रुएशन, अगर हैवी मेंस्ट्रुएशन होता है, मान लो आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है ना, इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, मान लो कहीं अल्सर हो गया, पेट में घाव वगैरह हो जाता है, या तो हेमरॉइड्स बवासीर हो गया है, तो इंज्यूरी की वजह से आपके बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होगी। तो आयरन मतलब किसी कारण बस कोई भी, या तो खून बह गया, या तो आयरन सप्लीमेंट कम लिए, या तो आपको डिमांड ज़्यादा हो गया, या तो आयरन का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हुआ, जैसे कंडीशंस लाइक सीलियक डिजीज़, है ना। और कौन सा डिजीज़ अभी आपने पढ़ा था, जब क्रोन्स डिजीज़ में क्या हो रहा था बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो रहा था, सीलियक में आपका सीलियक डिजीज़ भी कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाएगा, क्योंकि इंटेस्टाइन में ही मेनली आपका एब्जॉर्प्शन होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में अगर सही से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो ही बोल रहा है, या तो सर्जरी की वजह से स्टमक और इंटेस्टाइन कैन रिड्यूस द बॉडीज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब आयरन, आयरन का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होगा तो आपको आयरन की कमी हो जाएगी, ठीक है। क्रोनिक डिजीज भी हो सकता है, जैसे लॉन्ग टर्म लाइक कैसे कैंसर, किडनी डिजीज वगैरह भी हो सकता है। मेडिकेशन जैसे कुछ दवा, जैसे लगातार आप प्रोटॉन पंप इनिबिटर का इस्तेमाल करते हैं, पीपीआई इनिबिटर मतलब क्या हुआ, पेंटोप्राजोल, रेबेप्राजोल, ओमेप्राजोल, है ना, जो कि एंटा एसिड कैटेगरी की ड्रग हैं, या तो एंटा एसिड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, ये भी कहीं ना कहीं आयरन के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देता है। पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनिबिटर, एंटा एसिड, ये सब आयरन वगैरह जो, ये सब आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, ठीक है। ओवरऑल होगा कैसे सर, पैथोजेनेसिस क्या है, तो जो आपका आयरन का स्टोर है सबसे पहले वो डिप्लीट होना शुरू होगा। बॉडी जो आयरन को स्टोर करता है वो कहाँ करता है, लिवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में, इन द फॉर्म ऑफ फेरिटीन। आयरन का स्टोरेज फॉर्म क्या है बताओ, है ना, अरे बतावा हो, हमर बतावल बात तोहरा के सही से समझ में आता कि ना। का आयरन के स्टोरेज फॉर्म का होला, फेरिटीन, फेरिटीन, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आता है, क्या हो गया, फेरिटीन। तो बॉडी आयरन को स्टोर करता है कहाँ कहाँ, लीवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में, किस फॉर्म में, फेरिटीन के फॉर्म में। When the body experiences lack of iron dietary intake, अगर आप उस समय पर आपका बॉडी एक्सपीरियंस करता है, यानी बॉडी आप आयरन डिफिशियंसी डाइट लेते हैं, है ना, तो ध्यान रखना ब्लड लॉस होता है, या तो कोई भी डिमांड बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में ये स्टोर डिप्लीशन शुरू हो जाता है, यानी जो जमा हुआ है ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। डिक्रीज आयरन इन द ब्लड, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ब्लड में पहले तो जो अगर आप नहीं ले रहे हो तो उस समय से जो आपका आयरन स्टोर्ड है वो उससे काम हो जाएगा। कई बार होता है कि अब आपका वहाँ से भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो अब धीरे धीरे ब्लड में आयरन की मात्रा ही कम हो जाएगी। एज आयरन आर डिप्लीटेड, जैसे जैसे आयरन का मात्रा डिप्लीट होगा यानी कम होगा, द अमाउंट ऑफ सीरम फेरिटीन, फेरिटीन मतलब आयरन का स्टोरेज फॉर्म, तो सीरम फेरिटीन यानी ब्लड में जो पाया जा रहा है फेरिटीन का मात्रा, विच रिफ्लेक्ट्स स्टोर्ड आयरन, जो स्टोर्ड आयरन को बताता है, उसकी मात्रा डिक्रीज होने लगेगी। एट द सेम टाइम सीरम आयरन लेवल एंड ट्रांसफेरिन सेचुरेशन, ये सब भी कहीं ना कहीं ड्रॉप हो जाएगा, यानी सीरम में, है ना, सीरम में कहीं ना कहीं आपको आयरन की कमी देखने को मिलने लगेगी, है ना, ओवरऑल आयरन की कमी हो जाएगी। फिर कह रहा है इम्पेयर्ड हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, कई बार होता है हीमोग्लोबिन सही से बन ही नहीं रहा है ना, तो उस कंडीशन में होता है। तो हीमोग्लोबिन द प्रोटीन इन द रेड ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन किस में पाया था, आरबीसी में ही मैंने बताया, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है,
मेड अप ऑफ आयरन, जो कि मेनली आयरन से ही बना होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में हीम वर्ड का मतलब आयरन है ना। हाँ, व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट आयरन, जब अगर आयरन का ही कमी है तो आपको हीमोग्लोबिन भी सही से नहीं बनेगा, इम्पेयर्ड, तब फिर आपको फाइनली एनीमिया हो जाएगा। एज द आयरन डेफिशिएंसी कंटिन्यूज, क्योंकि लगातार आपको आयरन की ही कमी हो गई, तो एज द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल डिक्रीजेस, जैसे जैसे आरबीसी की मात्रा कम होती जाएगी आपको एनीमिया धरता जाएगा। लोअर देन नॉर्मल रेड ब्लड सेल काउंट, आपको रेड ब्लड सेल के मात्रा में कमी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आरबीसी की कमी देखने को मिलेगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको वीकनेस होगा, हाँ भैया वीकनेस होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा, हाँ होगा। कोई बोला पैथोजेनेसिस लिखना जरूरी है, देखो मैं पैथोजेनेसिस जिसका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता हूँ मैं खुद छोड़ देता हूँ, लेकिन जिसका हल्का पैथोजेनेसिस है तो आप लिख देना भैया डिप्लीशन स्टोर, मतलब जो पहले स्टोर्ड था वो आयरन कम हुआ, फिर ब्लड में मात्रा कम हुआ, फिर हीमोग्लोबिन सही से नहीं बनेगा, फाइनली आपको एनीमिया हो जाएगा। यही तो था, और कुछ था कहा। पेल स्किन है ना, स्किन हल्का पीला रंग होने लग जाएगा, डार्किश कलर होने लग जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत, जाहिर सी बात ऑक्सीजन की कमी हो रही है। स्ट्रेंज क्या कहते हैं, क्रेविंग्स टू ईट आइटम्स हु आर नॉन न्यूट्रिशनल वैल्यू, ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग आने लगेगी नॉन न्यूट्रिशनल फूड खाने का, यानी कि पिज़्ज़ा बर्गर टाइप चीज़ें खाने का क्रेविंग होने लगेगा बहुत, जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, जंक फूड। टंग स्वेलिंग और सोरनेस है ना, टंग में स्वेलिंग देखने को मिलेगा, जीभ में स्वेलिंग। कोल्ड हैंड्स, हाथ है ठंडी पड़ जाएंगी, फीट वगैरह। फास्ट इरेगुलर हार्ट बीट वगैरह। ब्रिटल नेल्स, नेल्स भी कमजोर रहते हैं, लेंस आराम से टूटने लगते हैं। हेडेक वगैरह होगा। एंड सबसे बड़ी बात है फटीगनेस, फटीगनेस आपको ध्यान रखना। एनीमिया का मेन कारण है थकावट, है ना, वीकनेस, कमजोरी, खून की कमी, है ना। हाँ, अब ट्रीटमेंट ऑफ आईडीए। अच्छा, आईडीए स्टैंड्स फॉर क्या होता है बताओ, आईडीए का फुल फॉर्म क्या होगा? आफरीन अंसारी जी अगर चार्ट के फॉर्म में बना दे तो और बढ़िया है, जैसे आप लिखना चाहें। ट्रीटमेंट ऑफ आईडीए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के ट्रीटमेंट में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड और एक हो जाएगा फार्माकोलॉजिकल मेथड। नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड में आपको क्या है, आईडीए मतलब होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्वीन मीनाक्षी जी, वाह ग्रेट, बहुत बढ़िया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का मतलब क्या हुआ, वेरी गुड। आईडीए मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड में क्या क्या होता है, ईट आयरन रिच फूड, अगर आप आयरन रिच फूड खाते हैं, विच ऑल्सो कंटेन विटामिन सी इन दैम, जिसमें कि विटामिन सी होता है। आयरन रिच फूड अगर आप खाएंगे तो बढ़िया है, आयरन रिच फूड और खास करके विटामिन सी वाला, क्योंकि विटामिन सी जो होता है ना वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को अच्छा करता है। यानी अगर आप आयरन विटामिन सी जैसे नींबू है ना, संतरा, इन सब चीज़ों को खाते हैं तो एक एप्पल, देखो आयरन रिच फ्रूट जैसे एप्पल ले लो, एक सेब और एक संतरा, है ना, एगो सेब और एगो संतरा लेकर के खाओ तो बहुत बढ़िया असर मिलेगा, क्योंकि सेब से आपको आयरन मिलेगा, संतरा से विटामिन सी मिलेगा, एंड आयरन जो मिलेगा उसका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, तो विटामिन सी उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होगा। रेड मीट, लाल मांस वगैरह खाओ जो कि मीट वगैरह आता है। ड्राइड फ्रूट, फल खाओ, ड्राई फ्रूट वगैरह खाओ। डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि जो साग सब्जी हैं वो सब खाइए। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इंक्लूड ड्रग ट्रीटमेंट लाइक, फार्माकोलॉजिकल में क्या होता है, ओरल फॉर्मुलेशन ऑफ आयरन, आयरन के जो सप्लीमेंट्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन विथ एस्कॉर्बिक एसिड, वही आयरन प्लस विटामिन सी का जो आता है कंपोजिशन के साथ, है ना, टैबलेट वगैरह ओरली देना है, या तो आईवी इन्फ्यूजन कर दो। सप्लीमेंटल आयरन, आयरन सप्लीमेंट जो आते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, काफ़ी सारे आईवी इन्फ्यूज कर दिया जाता है ना, फ्लूइड में, आईवी फ्लूइड में डाल करके इन्फ्यूज कर दो, तो उससे भी आपके बॉडी में कहीं ना कहीं मात्रा मेंटेन होती है ना। तो क्या हो गया, ये आपका ओवरऑल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कंप्लीट हो गया। हमने पढ़ा हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है, एनीमिया क्या होता है, एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है, एंड द नाउ टाइम्स ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, है ना। ध्यान रखना, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। एक्चुअली यहाँ पर आयरन के सप्लीमेंट फेरस फ्यूमरेट चलता है, मैं बार बार फॉलिक एसिड बोल रहा था, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर फेरस फ्यूमरेट चलता है, फॉलिक एसिड विटामिन B9 को कहते हैं, ध्यान रखना, फॉलिक एसिड विटामिन B9 को कहते हैं, एंड विटामिन B12 को साइनोकोबालामाइन कहा जाता है। साइनोकोबालामाइन, क्या, साइनोकोबालामाइन। फॉलिक एसिड मतलब होता है आयरन, हाँ मैं बार बार, सॉरी आयरन नहीं, फिर से गलती बोल दिया, फॉलिक एसिड का मतलब होता है विटामिन B9, है ना। रजनीश कह रहे हैं वाओ यू आर ग्रेट टीचर, क्या बात है, आप लोग ना खतरनाक आदमी हो।
पल पल में बदलते हो। कोई बच्चा खूब गरियाता भी है हमको, हम देख रहे थे कमेंट वगैरह, है ना। विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन, जैसे जैसे बता रहे हैं पढ़ते चलिएगा ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको, समझ भी मतलब कब कंप्लीट हो जाएगा। विटामिन B9, ठीक है, साइनोकोबालामाइन। B9 में आपका हो जाता है फॉलिक एसिड, ठीक है, ठीक है। चलो, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, देखो कोई बात नहीं, मेरा मानना है गिला शिकवा जो भी होता है वो किससे होता है, गैरों से। तो आपको शिकायत क्यों, गैरों से क्या शिकायत है कि नहीं, शिकायत तो अपनों से होती है, गैरों से तो हमें उम्मीद ही नहीं होता है। आप हमें अपना मानते हैं, इसीलिए तो आप हमसे अपना शिकायत करते हैं कि सर हमको ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। ये आप, ये पहचान है कि आप हमें अपना मानते हैं। बाकी हम भी, सच कहता हूँ दोस्त, अपना जी जान लगाते हैं, 100% देते हैं आप सभी लोगों को कि भाई अपना 100% दे। अब आप लोगों का है ना हमसे उम्मीद इतना है, इतना मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हम एक मशीन नहीं है, इंसान है, तो इसीलिए हम आपके उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर पाते। आप हमसे उम्मीद ही बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, ढींढा भर के, है ना, कि सर यो पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए, यो पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए, सभी सब्जेक्ट आप पढ़ा दीजिए। और सब बैच में वही किस्सा है। एंट्रेंस एग्जाम वाला भी हमसे इसीलिए उदास है, उसको लगता है हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को ज़्यादा पढ़ाते हैं, है ना, तो उस बैच में हमको थोड़ा बहुत ख़राब सुनने को मिल जाता है। फर्स्ट ईयर वाला को लगता है कि हम सेकेंड ईयर वाला को ज़्यादा पढ़ाते हैं, इसीलिए फर्स्ट ईयर वाला से हम सुनने को मिल जाता है हमको। फिर सेकेंड ईयर वाले बच्चे जो अपने दिल के करीब हैं, उसमें भी उन लोगों को लगता है कि फर्स्ट ईयर वाला को ज़्यादा ध्यान देते हैं सर, इसीलिए सुनने को मिल जाता है। और हम तो भैया, हम तीनों को अपने एक समान में रखते हैं, तीनों को बराबर लेके चलते हैं, जो सब्जेक्ट लिए हैं उसको कवर करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, सब बढ़िया है, ठीक है। हाँ, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B12 फॉलिक एसिड, ठीक है। कह रहा है देखो इसमें क्या होता है, इट इज़ अ कंडीशन, ये कंडीशन है जहाँ पर क्या होता है, ध्यान से सुनना। इट इज़ अ कंडीशन इन विच बोन मैरो फॉर्म्स लार्ज इमेच्योर और स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल आरबीसीज। नॉर्मल कंडीशन में आरबीसी ऐसा बनता है ना, एंड प्रॉपर इस तरीके से होता है। जबकि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में आपका लार्ज रेड ब्लड सेल, मेगालो मतलब ही होता है, मेगालो मतलब बड़ा, मेगा साइज यानी बड़ा बनने लगता है। और इमेच्योर, क्योंकि जो इसका मैच्योरेशन फैक्टर है विटामिन B12 और B9, उसकी कमी हो जाती है ना। तो यहाँ पर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में वहाँ पे आयरन की कमी हो रही है, यहाँ पर B9 और B12 की कमी होती है। एंड ध्यान रखना आपको ओवरऑल क्या होता है, इमेच्योर आरबीसी, एबनॉर्मल आरबीसी देखने को मिलता है, थोड़ा बड़ा साइज का होता है, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना, साइज छोटा नहीं हो जाता है, साइज बड़ा हो जाता है, इमेच्योर होता है। इटियोलॉजी ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इरेगुलर शेप्ड आरबीसी वगैरह देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं मेनली, एक होता है फॉलिक एसिड यानी विटामिन B9, विटामिन B9 को ही कहते हैं आप लोग फॉलिक एसिड, एंड B12 यानी साइनोकोबालामाइन। तो फॉलिक एसिड यानी पीपुल हु सेल्डन कंज्यूम रॉ वेजिटेबल्स, यानी कि वो वैसे पीपुल जो कि बहुत कम ही खाते हैं रॉ वेजिटेबल्स वगैरह, हरी सब्जियां वगैरह। एल्कोहल राइज फॉलिक एसिड डिमांड, अगर आप एल्कोहल ज़्यादा पीते हैं तो आपके बॉडी में फॉलिक एसिड का डिमांड बढ़ जाता है, जिससे कि विटामिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है डाइट में। एंड पेशेंट दैट स्मॉल इंटेस्टाइन माल एब्जॉर्प्शन, अगर मान लो किसी पेशेंट के इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, उसमें B9 की डेफिशिएंसी ही नहीं हो रही है, यानी आयरन में बार बार वो B9 मतलब फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी ही नहीं हो रही है, मतलब आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में होता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी बात करें तो लो न्यूट्रिशन इनटेक, कम न्यूट्रिशन लेने की वजह से। नाइदर मीट और डेयरी प्रोडक्ट, बहुत कम मीट खाते हैं या तो डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं। पुअर GIT एब्जॉर्प्शन, अगर मान लो GIT का एब्जॉर्प्शन सही नहीं हुआ तो उस वजह से आपको ये सब हो सकता है। पैथोजेनेसिस में क्या होता है सर, पैथोजेनेसिस ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी, आखिर विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होता कैसे है। तो कह रहा है जो आपका इंटेस्टाइन का जो इलियम वाला पार्ट है वो मेजर साइट है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 एनालॉग, यानी विटामिन B12 के लिए मेनली जो स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है ना, डुओडेनम, जेजुनम, है ना, चलो अभी पहले इस पर सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं, फिर आपके चैट्स को देखेंगे सचिन जी। अभी पहले इधर पढ़ते हैं। इलियम मेजर साइट है एब्जॉर्प्शन का विटामिन B12 के लिए। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर होती है, ध्यान से सुनना, अगर विटामिन B12 की इन विटामिन B12 डेफिशिएंसी, मेन पार्ट कहाँ, इलियम है जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, तो B12 की डेफिशिएंसी
होमोसिस्टीन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मिथियोनिन। यहाँ पर होता क्या है, होमोसिस्टीन मिथियोनिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिससे मिथाइल THF कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू THF। इस तरीके से नहीं होता है। अगर जैसे क्या होता है, हीमोसिस्टीन लेवल एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड पायरिडीन कैन नॉट बी फॉर्म, पायरिडीन नहीं बनेगा, जैसे कि आपका DNA सिंथेसिस सही से नहीं होगा, जिससे आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगी। आप इतना नहीं लिखोगे तो सिंपली लिखना विटामिन B12 और विटामिन B9 की कमी हो जाती है, एब्जॉर्प्शन साइट में कोई प्रॉब्लम होता है, सही से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, ओवरऑल आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है एंड इमेच्योर बिगर साइज एबनॉर्मल साइज के RBCs देखने को मिलते हैं। अगर बात करें पैथोजेनेसिस ऑफ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, यानी फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी कैसे होती है, तो यहाँ पर जो फोलेट्स होते हैं ना, उसी को फॉलिक एसिड कहते हैं, वो डुओडेनम और जेजुनम। ये कहाँ होता है, मेनली इलियम में होता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कहाँ होती है, इलियम में, ठीक है। जबकि यहाँ पर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी कहाँ होती है, डुओडेनम और जेजुनम में। ये आपका क्या होता है, फॉलिक एसिड B विटामिन है, नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीम, आपके हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पिगमेंटेड है ना, आयरन कंटेनिंग पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का आयरन कंटेनिंग पोर्शन है हीम, उसके निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत होता है। इसलिए आप कह सकते हैं रेड ब्लड सेल यानी एरिथ्रोसाइट के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैच्योर होने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्या, फॉलिक एसिड यानी विटामिन B9। अ डेफिशिएंट इनटेक ऑफ फॉलिक एसिड इंपेयर्स द मैच्योरेशन ऑफ यंग रेड ब्लड सेल्स। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो मैच्योर नहीं हो पाएगा रेड ब्लड सेल, जिससे कि आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा। कोई पूछ रहा है इलियम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, लास्ट पार्ट इलियम होता है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे तो आपको सबसे पहले एबनॉर्मल पेनलेस और लैक ऑफ कलर ऑफ द स्किन। स्किन अगर खून की कमी होती है तो जाहिर सी बात है हल्का पीला पीला लगने लगता है स्किन। हाँ, आंखों में भी आपको देख के जीभ, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, वो जीभ देख के बता देंगे कि आपको हीमोग्लोबिन का कमी है या नहीं, आंख देख के बता देंगे। डिक्रीज एपेटाइट, भूख की कमी है ना, इरिटेबिलिटी, इरिटेशन होगा, लैक ऑफ एनर्जी, आपको ऑलवेज फटीगनेस फील होगा, कमजोरी फील होगा, ध्यान रखना है ना, कमजोरी फील होगा। डायरिया जैसे कंडीशंस देखने को मिलेंगे। डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, यानी चलने फिरने में समस्या आएगी। नम्बनेस और टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फिट, यानी हाथ और पैर में चुभन जैसा महसूस होगा। एंड स्मूथ एंड टेंडर टंग, है ना, स्मूथ एंड टेंडर टंग, यानी टंग में भी समस्या आएंगी, ये सब देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट में क्या है, अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हुई है तो उसको विटामिन B12 का रिक्वायरमेंट पूरा करो। कह रहा इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी द पेशेंट गिवन मंथली इंजेक्शंस ऑफ विटामिन B12। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है मेनली, तो वहाँ पर मंथली इंजेक्शन दिया जाता है विटामिन B12 का। या तो ओरल सप्लीमेंट भी एज ए ऑप्शन आप ओरली भी दे सकते हैं। कुछ फूड रिच हैं जो कि विटामिन B12 वाले हैं, उसको भी दे सकते हैं, जैसे एग, चिकन, फोर्टिफाइड क्रियल्स। फोर्टिफाइड मतलब होता है क्या, कि उसमें ऐड किया हुआ है विटामिन B वगैरह, B12 ऐड किया हुआ है एक्स्ट्रा, जैसे स्पेशली ब्रान वगैरह आता है, बाजरा वगैरह। रेड मीट जैसे बीफ का मीट वगैरह होता है ना, मिल्क, सेलफिश, ये सब चीज़ खाते हैं तो इससे इम्प्रूव होता है, ठीक है। फोलेट डेफिशिएंसी मतलब क्या हुआ, यानी फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया फोलेट डेफिशिएंसी के कारण भी होता है, तो इसको ओरल या तो इंट्रावेनस फोलिक एसिड सप्लीमेंट देते हैं, या तो ओरली देते हैं, या तो इंट्रावेनस तरीके से भी दे सकते हैं। एंड डाइटरी चेंजेज ऑल्सो एलिवेट फॉलेट लेवल्स, डाइटरी चेंज से भी आपके फॉलेट लेवल को एलिवेट किया जा सकता है। एंड द रिकमेंडेड फूड इज इंक्लूड्स, रिकमेंडेड फूड जो होता है उसमें क्या क्या होते हैं, ऑरेंज होता है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, पीनट्स होते हैं, लेंटिल्स होते हैं, एंड एनरिच्ड आपके कहते ग्रेन्स होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलती हैं, किसमें, ध्यान रखना, तो फॉलेट डेफिशिएंसी में, ठीक है, हाँ जी, फॉलेट डेफिशिएंसी में, ठीक है। ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, ट्रीटमेंट वगैरह पढ़ लिए। अब क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है, बताओ। अब आप लोग जवाब देना, मैं नहीं, ना ए दादा ना हो, इससे ज्यादा ना हो। चलिए, क्या बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है, जॉन्डिस, फटीगनेस, फीवर या एडिमा। तो क्या हो जाएगा आंसर, फटीगनेस, थकावट। क्या बात है, बहुत बढ़िया, फटीगनेस। व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, विटामिन B12 के इंजेक्शंस, आयरन सप्लीमेंट, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बताओ प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो क्या है,
व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट? आयरन डिफिशियंसी, विटामिन B12 का इंजेक्शन नहीं, आयरन सप्लीमेंट यस। अगर आयरन की कमी है तो आयरन सप्लीमेंट देंगे ना। और मेरे शुरुआत में मेरे से मिस्टेक हुआ, फॉलिक एसिड मैं बार बार बोल रहा था, तो वहाँ पर बीटा वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन फेरस फेमरेट वगैरह दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? इसमें से कौन सा फीचर नहीं है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का फीचर कौन सा नहीं है बताओ? डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का मात्रा कम होना, डिक्रीज्ड सीरम आयरन, इंक्रीज्ड फेरिटिन लेवल, या तो डिक्रीज्ड ट्रांसफेरिन सेचुरेशन। तो कौन सा नहीं है आयरन डेफिशिएंसी? तो आयरन डेफिशिएंसी में हीमोग्लोबिन का लेवल गिर जाता है, सही है। सीरम में आयरन का लेवल गिर जाता है, सही है। फेरिटिन का मात्रा बढ़ जाता है, नहीं, फेरिटिन तो आयरन का स्टोरेज फॉर्म है, वो भी कम हो जाता है, वो भी कम हो जाता है, सी। ट्रांसफेरिन सेचुरेशन भी कम हो जाता है। फेरिटिन का मात्रा बढ़ेगा कैसे, घट जाएगा, सी, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड लीड टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? बताओ, इसमें से कौन सा ऐसा कारण है जिस वजह से आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है और कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन आयरन का सही से नहीं हो पाता? सीलियक डिजीज, आपको हाइपोथायराइडिज्म, ओबेसिटी, तो सीलियक डिजीज हमने पढ़ा था। ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ, आयरन डेफिशिएंसी या विटामिन B12, फॉलिक एसिड या ब्लड लॉस या फिर हेमोलाइसिस? बताइए, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के प्राइमरी कारण क्या हैं? तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के जो प्राइमरी कारण हैं वो विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है ना। चलो, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया? अगर किसी को विटामिन B12 डेफिशिएंसी की मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या ट्रीटमेंट? आयरन सप्लीमेंट, नो। फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, अगर विटामिन B12 की कमी हुई है, स्पेशली लिखा हुआ है, तो B12 के इंजेक्शन या ओरल सप्लीमेंट। वेयर इज फॉलिक एसिड प्रिमली एब्जॉर्ब्ड? फॉलिक एसिड कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? तो डुओडेनम एंड जेजुनम में, जबकि विटामिन B12 इलियम में। फॉलिक एसिड इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? फॉलिक एसिड किसके लिए? हीमोग्लोबिन के हीम पोर्शन, यस, हीमोग्लोबिन के हीम पोर्शन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। चलिए, ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। इसी तरह से लेक्चर को देखते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। एंड जो लोग इंस्टाग्राम पर आना चाहते हैं, मिथिलेश्वर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे भी आप हमारे साथ जुड़ जाइए। एंड सभी लोग आइए, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।